शुरू हुई तो मेरी गोद में आके बैठ गई। उसको ये था कि मैं वो मेरे लैपटॉप पे इसने सारी चीज़ें छेड़नी होती। तो मैं उसको ज़रा ना इधर उधर कर रहा था कि वो अपनी वापस चले जाए। एक ही बेबी है अच्छा। आपका? हाँ जी, एक ही बेटी है। मैं जस्ट क्विकली वो फोल्डर ओपन कर लूँ। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। एक मिनट। SPSS। राइट। ओके। क्लिप 10। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ गई, सो दैट आपको प्लानर नज़र आ रहा है। जी आ रहे हैं। ओके, गुड। अच्छा, आज हम जो देखने जा रहे हैं ना, हमने कल डाटा एंट्री का तो हमने देख लिया था, उसको हमने बनाना सीख लिया डाटा एंट्री फाइल को। मैं उस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे और डाटा एंट्री को देखेंगे। डाटा एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करना होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिसिंग डाटा हैंडलिंग है। और फिर हमने ये मतलब मैंने दिन ट्यूसडे, राइट, मुझे लगा शायद गलत मैंने दिन लिख दिया है। सो लेट मी ओपन द फाइल। डेमो फाइल थे मेरे ख्याल में। यस, एक्सपोर्ट। ये हमारा नहीं, ये कल वाली फाइल नहीं है। कल वाली फाइल और थी। लेट मी चेक फ्रॉम हियर। रिसेंट फाइल के अंदर हमें मिल जानी चाहिए। वो हमने नेम से स्टार्ट की थी। जी जी, हाँ जी। SPSS यहाँ पर पड़ी होनी चाहिए। मैंने आज आपको असल में एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसी की सारी फाइल सामने आ रही हैं। तो वो रिसेंट वाली के अंदर आपकी वाली फाइल मुझे नहीं मिल रही। गिव मी अ मिनट, मैं डेट वो में डाल फाइल। लें, डेट में चेक कर लें, कल की डेट में। डेमो फाइल। टाइम मैं तो देखो टाइम मैंने, के हिसाब से चेक कर लेती होती हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो असल में मेरी जो रिसेंट वाली हिस्ट्री है ना, उसके अंदर आज मैंने एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मुख्तलिफ फाइल्स ऐड कर दी हैं। बट एनीवेज, नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो मैं दूसरी वाली फाइल ही ओपन कर लेता हूँ। ये वाली जो हमारी डेमो फाइल है। हाउस होल्ड सर्वे। यस, ये पड़ी हुई है। ये अभी खोल रहा हूँ मैं। जी, ये वो वाली फाइल है जो कल हमने खुद से बनाई थी। आगे उसके ऊपर मैंने डेट भी मेंशन की हुई है। एक तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं एक हाउस होल्ड सर्वे फाइल है जो बेसिकली इसी फाइल का ही एक डिटेल्ड वर्जन है। कल तो हमने डाटा एंट्री फाइल बनाना सीखी थी ना, तो इस फाइल के अंदर हमारे पास डाटा भी अवेलेबल है। तो हम्म। बेसिकली हम इसमें अपने प्लानर के मुताबिक थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमने इसमें डाटा एंट्री स्टार्ट कैसे करनी है। तो जस्ट टू रिकॉल, हमने कल ये सारे वेरिएबल्स ऐड किए और आपको उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से मैंने ब्रीफ किया कि इसमें डेट को कैसे मेंशन करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या मतलब होता है, उनकी एडजस्टमेंट्स, उनकी विड्थ, और फिर उसके बाद लेबल्स, फिर आगे उनकी वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं। ये आपने सारी चीज़ें कल सीख ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे कि इसमें डाटा एंट्री करते कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोजेक्ट है और आपने उसके लिए एक डाटा एंट्री फाइल बना ली SPSS के अंदर, या आपका थीसिस है, आपने उसकी एक डाटा एंट्री फाइल बना ली। तो डाटा एंट्री स्टार्ट कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, जस्ट लाइक एक्सेल। मैं इसमें थोड़ा सा क्विकली आपको ना अच्छा, इसमें एक्सेल की तरह आप कॉलम्स की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप कॉलम्स हाइड नहीं कर सकते एक्सेल की तरह, लेकिन आप उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आप उसको उसका व्यू को चेंज कर सकते हैं, या उसका आप जैसे हम विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं, वो ऑप्शन इसके अंदर होता है। वो भी मैं आपको भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ।
सो वी स्टार्ट विद द वेरी बिगनिंग सीरियल नंबर। सो जैसे कि आपके सामने यहाँ सीरियल नंबर मेंशन है। आप इसमें सीरियल नंबर दबा हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। लेट्स अज्यूम कि आपका क्वेश्चन एयर नंबर 2 है, तो उसको हमने सीरियल नंबर 2 मार्क किया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन एयर आप इंटर करने जा रही हैं, पहले में हमने कुछ ऑलरेडी एंट्रीज कर ली हैं। यहाँ पे आप डेट इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आज 14 है, तो 01/14 2025। वाई? क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रिंग सॉरी डेट का फॉर्मेट के अंदर हमने जिसका फॉर्मेट पिक किया था ना, इफ यू रिमेम्बर दैट, तो तो मंथ पहले मैं किया था। इसको यस, ठीक है, तो इसलिए हमने 01 पहले ऐड किया। बस इस फॉर्मेट को आप जहन में रखिएगा। हम्म। इसको दोबारा वहाँ पे वापस आ जाते हैं। और मोबाइल नंबर है, आप कोई भी मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना चाहें, 0344663555। एड्रेस आप नोट करना चाह रही हैं तो आप अपना हाउस नंबर कोई भी पाकिस्तान टाउन फॉर एग्जांपल आप इंटर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, इन डॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, आप हम्म। ये, ठीक है, तो आप इन डॉट्स वाले अगर वेरिएबल्स को, सेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप्स का मेन्यू आ जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाते हैं। तो आप चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंगल टाइम, तो आपके पास वो लिखने के लिए भी स्पेस आ जाएगी। अगर आप लिखना नहीं चाह रही तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। इफ़ यू हैव 5-10 ऑप्शंस तो उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप उसमें से वो पिक कर लीजिए। चूज फॉर करना। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करना चाह रहा हूँ, तो यू सी कि मैंने सिर्फ आई प्रेस किया तो उसने लिस्ट भी ओपन कर दी और इस्लामाबाद टाइप भी करना शुरू कर दिया। तो हम्म। दिस वे यू कैन स्टार्ट योर एंट्री। जेंडर, अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें मेल आ जाएगा, इसमें फीमेल आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस है, इसमें अगेन मैरिड, सिंगल, आप जो भी जिसको भी ऐड करना चाहें। लेट मी ऐड यहाँ पर, ताकि हम एक 2-3 रोज इसमें एंटर कर लें। अच्छा, अब बिटवीन द रोज, सॉरी बिटवीन द कॉलम्स आप शॉर्टकट के तौर पे टैब का बटन प्रेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम यहाँ पर लाहौर के ऊपर हूँ, जो हाईलाइटेड आपके सामने नजर आ रहा है। मैं प्रेसिंग टैब जस्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। सो हम्म। यहाँ पर ओनरशिप स्टेटस, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप रेंटेड मेंशन करना चाहें कोई भी, और यहाँ पर अगर आप ओन हाउस मेंशन करना चाहें तो बस मेंशन कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अदर्स है। तो ऑब्वियसली ये मैं तब ही फिल करूंगा जब मेरे पास यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन होगा। इफ़ आई डोंट पिक अदर फ्रॉम द लिस्ट इन दिस सेल, तो तब तक मैं यहाँ पर अदर्स की डिटेल नहीं दूंगा। इन एनी केस अगर यहाँ पर अदर्स की डिटेल मेंशन है, तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ तो पर यहाँ पर अदर्स अदर है। होना चाहिए था, लेकिन हम्म। मिस्टेकनली या टाइपो एरर कि आपने कोई और ऑप्शन पिक कर लिया है, और वाइस वर्सा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन, यहाँ पर डिटेल्स होनी ही नहीं चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इस सिनेरियो में फिर क्या करते हैं, जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं या मॉनिटर कर रहे होते हैं डाटा को, फिर आप उसको क्रॉस चेक करवाते हैं। ठीक है ना, और ये काम हम बीसियों दफ़ा करते रहे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई डाउट है, तो मैं अपनी टीम में से किसी को मैं असाइन कर देता था कि इस फॉर्म नंबर 2 को उठाओ और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के अदर्स में जाके देखो कोई ऑप्शन है या नहीं है। सो दिस इज हाउ यू प्रोसेस द डाटा, यू यू मॉनिटर द डाटा। सो अगेन, फ्यूल, यस नो, ये आपको पता है कि हमने 2 सिनेरियोज इसमें डिस्कस किए थे। और यहाँ पर हमारे पास नो मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन है, और ये अदर्स है। अगेन यहाँ पर अगर अदर्स नहीं है तो हम इस पे अदर्स की डिटेल नहीं देंगे। सो हाँ, ये सेकंड सिनेरियो है यहाँ पे ना, सॉरी, ये वाले सर सेकंड सिनेरियो है। तो अब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके कोई भी ऑप्शन पिक कर लें। कोल हमने ऑलरेडी पिक कर लिया है, यहाँ पर जाके आप सिलेंडर या कोई कोल का ऑप्शन या केरोसिन ऑयल, जो भी आप ऑप्शन इसमें से पिक करना चाहें। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट द एंट्री। अच्छा, ये तो है। अब आपके पास अगर 100 फॉर्म्स हैं या 200 फॉर्म्स हैं, तो आप इसी सीक्वेंस के मुताबिक उसको एंटर करते चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, अगर मुझे किसी डाटा को एडिट करना है तो उसका क्या तरीका है, अगर मुझे को डिलीट करना है तो उसका क्या तरीका है। जो कि हमारे प्लानर के अंदर भी ये चीज़ें शामिल हैं। हमें इनका पता इसलिए होना ज़रूरी है कि इफ़ यू आर मैनेजिंग अ डाटाबेस जिसमें आपके पास मल्टीपल
क्वेश्चनर्स की इंफॉर्मेशन इंटर हुई हुई है और आप उसमें वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे हैं या कोई डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सो फॉर दिस पर्पस मैं आई एम ओपनिंग अनदर फाइल जिसमें हमारे पास ज़्यादा डाटा, सो यू हैव बेटर आइडिया। ठीक है ना? अब ये देखें, इसमें 300 प्लस फॉर्म्स हैं। और अगर आप इस डाटा फाइल के अंदर या कोई भी ऐसा डाटा फाइल जिसके अंदर अगर आप ये देखना चाहें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप टॉप राइट साइड पे देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर आपको ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू हैव टू सही। थाउजेंड वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2000 वेरिएबल्स मेंशन होंगे। सो बेसिकली दिस थ्री बॉक्स सेवेंटी टेल्स सेवन यू इसमें। द जी थ्री दिस बॉक्स टेल्स यू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और ये जो बॉक्स लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट साइड पे है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये हम्म। बॉक्स बेसिकली आपको उस सेल के बारे में बताता है जहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टाइम यहाँ पर क्लिक कर दूँ एज 40, तो यू सी कि उसने मुझे एज वेरिएबल बता दिया। एज का वेरिएबल है, आप मेरा कर्सर देख सकती हैं, जी। ये कॉलम। ठीक है? और 11, तो बेसिकली ये जो बॉक्स है लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे, ये आपको जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है ये उसकी लोकेशन बता रहा होता है। तो लोकेशन कैसे पता चलती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ स्कोर, सो स्कोर इज माय कॉलम नेम या वेरिएबल नेम, तो यू सी स्कोर कॉलम नेम या वेरिएबल नेम आ गया। और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 का मतलब ये है कि रो। इस कॉलम के अंदर 12th रो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो लोकेशन बता रहा है। तो 12 नंबर रो है, स्कोर कॉलम है, और ये वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे मेंशन है। एंड इफ यू सी द वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी मेंशन है और ये हाईलाइटेड भी है। बट दिस बॉक्स tells you the location of that, that value only. सो इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, जस्ट लाइक एक्सेल। आपको फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू एंडिंग टाइम है और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, जो आप मैंने एक्सेल को हाईलाइट किया और मैं इसको 10:30 करना चाह रहा हूँ। 9 बजे क्वेश्चन ये स्टार्ट हुआ था एंड इट शुड बी 10:30। तो सिंपली यू विल डबल क्लिक ऑन एनी सेल फॉर एडिटिंग। हम एडिटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जैसे हम्म। मैंने एडिटिंग क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो मैं अब यहाँ पे इसको 10:30 कर दूंगा। यू सी, तो जैसे हम्म। मैंने 10:30 एक मिस्टेक, एक चेंज इसके अंदर किया, तो साथ में मेरे पास सेव का ऑप्शन आ गया। अब इसका मतलब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम दिस डाटा सेट, वेरी सिंपल। आप किसी भी सेल के ऊपर आइए, मिसाल के तौर पे मैं इस नंबर को, जो आपके सामने इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम का एक नंबर है, एक टाइम है 8:35, को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। सिंपली यू विल क्लिक दैट सेल एंड प्रेस डिलीट, तो वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। ठीक है? सो अगर आप इसमें कुछ एडिट भी देख लिया हमने और डिलीट भी देख लिया, बट हम इसमें कुछ और भी देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो कि 500 के अराउंड डाटा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी 500 के अराउंड रिकॉर्ड्स। जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड मीन्स रोज, 1 रो, 2 रो, 3 रो, एंड एवरी रो रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो जब हम हर रोज से मुराद हमारा एक इंडिविजुअल का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। तो एसपीएसएस के अंदर आपको किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रो वाइज मिलती है, कॉलम वाइज नहीं मिलती। ठीक है? सही। तो एवरी रो इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। वो हाउस होल्ड है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो ए बी सी कोई भी जिसके लिए भी इंफॉर्मेशन है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितने इस टाइम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स इंटर हुए हैं या रोज इंटर हुए हैं, तो यू सी देर आर टोटल 500। अच्छा, ये सीरियल नंबर आर डिफरेंट। ठीक है ना? इसमें कुछ मैंने मैनिपुलेट किए हुए हैं, कुछ मैंने इसमें ऐड की हुई चीज़ें। तो ये देखिए, इसमें सीरियल नंबर सीक्वेंस में नहीं है, बट हमें कैसे पता चला ये 500 है? मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया इस रोड नंबर से। सो 500 मीन्स 500 रिकॉर्ड्स। हम्म। बट इफ़ यू वांट टू रिमूव फ्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस फाइल, आप ये समझते हैं कि ये सीरियल नंबर 7 से लेके 12 तक, ये मैं इसमें से डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये रॉन्ग एंट्री है या ये किसी और डाटा सेट की इंफॉर्मेशन है, इसकी नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। वेरी सिंपल, मैंने इन रोज को पिक किया। अगेन मैं इस रो के ऊपर क्लिक करते हुए नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन यू विल क्लिक राइट ऑन ऑन योर माउस, और आपके पास यहाँ पर क्लियर का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है?
तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यू सी 6 के बाद 13 सीरियल नंबर आ गया, तो बाकी वाली रोज उड़ गई। सर मेरा अच्छा। क्वेश्चन यहाँ पर है जी जी। कि जैसे अ, हम वर्ड वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल जी करते चीजें वापस आ जाती हैं। हाँ जी। फर्ज करें कोई लाइन गलती से हो गई है डिलीट, तो डिलीट आपने वापस कर कैसे दिया। आएगी? अच्छा, इसमें सब कुछ वापस नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा। एसपीएसएस ओहो। में कुछ चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, उसका एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अनडू का है। ये यहाँ पर भी मेंशन है अनडू। और मेरे ख्याल में ये इसके अंदर एडिट के अंदर भी अनडू मेंशन है, राइट। हम्म। अनडू यहाँ पर भी मेंशन है, यहाँ पर तो भी अभी जो मेंशन है। हमने डिलीट किया वो आ जाएगा वापस के नहीं? वापस आ गया ना, ये देखें, ये वापस आ गई वही वाली रोज। अच्छा, इसमें सही है। अनडू आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्लियर की, मुझे लगा ये नहीं, गलत रिमूव हो गई, ये नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया तो वो वापस आ गई। ठीक हम्म। है। कुछ ऑपरेशंस इसमें ऐसे हैं जो आपने अगर परफॉर्म कर लिए तो वो रिवर्स नहीं होते। बट उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसा ब्लंडर मार दिया है, कोई ऐसी आपने गड़बड़ कर दी कि जो अब रिवर्सेबल नहीं है, मतलब कंट्रोल जी करके वापस रिवर्स नहीं हो रहा, तो आपने इस चीज़ से बचना है कि आप इसको सेव कर लें। ठीक है। अगर आपने सेव प्रेस कर दिया तो जो आपने गलती की वो सेव हो जाएगी। ठीक है। तो हम्म। इट कैन हैपन एनी टाइम, मतलब डजेंट मैटर कि आपका कितना एक्सपीरियंस। मेरे साथ अभी रिसेंट पिछले हफ्ते एक ऐसा हुआ कि मैंने दो फाइल्स को मर्ज करना था, वो मिस्टेकनली गलत मर्ज हो गई। तो जब गलत मर्ज हो गई और मैंने मिस्टेकनली सेव का बटन प्रेस कर दिया, तो वो कोई 1 लाख रोज थी जो एक्स्ट्रा एडिशनल मिस्टेकनली ऐड हो गई। तो मैं एक, मतलब बड़ा स्टक हुआ था एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे वो फिर वो सारी एक्सरसाइज एक दिन लगा के दोबारा से रिवाइज करनी पड़ी। सो इट हैपन्स, मतलब समटाइम्स बंदा अनइंटेंशनली अनकॉन्शियसली बंदा ये परफॉर्म कर लेता है। तो अगर ऐसा कुछ सर आप मैं परफॉर्म तो कर लें। ऐसा सोच रही थी कि इसमें खुद ब खुद चीजें सेव हो जाती हैं। नहीं नहीं जैसे नहीं, फर्ज आप करें इस, हमने डाटा एंट्री की है तो वो सेव हो जाएगी बस। नहीं, आपको सेव करना होगा। सेव करना पड़ेगा। हाँ जी। इसमें एक लिहाज से बचत भी है। और अगर आपके पास, आप डेस्कटॉप के ऊपर एंट्री कर रही हैं और आपने फाइल इंटेंशन मैनुअली सेव नहीं की, तो शायद आप लॉस भी कर दें। लेकिन बचत इस सेंस में है कि आप जो काम कर रही हैं, और अगर कहीं पे गलती से आपने कुछ गलत ऐड कर दिया जो इरिवर्सिबल है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप उसको सेव किए बगैर क्रॉस क्लॉज क्रॉस क्रॉस कर देंगे, या फाइल को क्लोज कर देंगे, तो आपने जो भी ब्लंडर इसमें किया है, जो भी गलत आपने इसमें को मर्ज कर दिया या ऐड कर दिया, तो वो फिर वो सेव होने से बच जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं इस तरह की चीज़ें, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस, और फिर केयरफुली आप इसमें एंटर कर लेते हैं। अच्छा, हमने इंसर्ट के बारे में, डिलीट के बारे में जान लिया कि डिलीट कैसे करना है। नाउ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हमने अभी सिर्फ रोज की बात की, व्हाट अबाउट दीज वेरिएबल्स? मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि ये जो वेरिएबल है ना, मिसाल के तौर पे मैं इसको सेव नहीं करूँगा, स्कोर, ये वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो देर आर टू वेज। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल भी रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये भी रिमूव हो जाएगी। फिर इसका रिवर्स का चांस कितना है ये भी हम देख लेते हैं। स्कोर को मैं रिमूव कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको दोबारा से ले आऊँ। तो लेट मी सी, यस, ये रिवर्स हो गया। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? आप बैकएंड पे आ जाएं वेरिएबल के ऊपर, और आप यहाँ से किसी भी वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि ये 6 वेरिएबल्स मेरे से रेलिवेंट नहीं है, तो आप एक ही गो में इन सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट कीजिए। राइट नाउ हम वेरिएबल व्यू में हैं। पहले जो मैंने डेटा एक्शन व्यू में परफॉर्म थे। किया था वो डाटा व्यू में किया था। ठीक है। तो वेरिएबल व्यू में जब मेरे पास ऐसे 6 वेरिएबल्स हैं, मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, 6 वेरिएबल्स में कर, तो सिंपली आप क्लिक कीजिए और क्लियर कर दीजिए, वेरिएबल्स गॉन। ठीक है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए था जो कि स्कोर भी आ गया, इक्वल लेवल भी आ गया, वो हमें, मुझे कुछ एक नया वेरिएबल इंसर्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं इंसर्ट भी दोनों तरीकों से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं एक नया वेरिएबल इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब ये इसने बाय डिफॉल्ट उसको एक नाम दे दिया, WVAR 0001, 0001। अब इसको मुझे रीनेम करना होगा और इसको मुझे डिफाइन भी करना होगा। मैंने इसमें ऐड तो कर दी है, लेकिन मुझे ये एसपीएसएस को बताना होगा कि वेरिएबल क्या है। सर हमने इसको उसके लिए, डाटा व्यू में एंटर किया है ना, जी वेरिएबल व्यू डाटा, में क्यों नहीं किया?
जी मैं आपको ये बताने लगा था, हम दोनों जगह से कर सकते हैं। वेरिएबल को रिमूव हम डाटा व्यू में भी कर सकते हैं और वेरिएबल व्यू में भी जाके भी कर सकते हैं, और हम इंसर्ट एक नया वेरिएबल इंसर्ट डाटा व्यू में भी कर सकते हैं और वेरिएबल व्यू में भी कर सकते हैं। उससे कोई अच्छा, डिफरेंस नहीं आता? नहीं कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ मुझे ये है कि एक नया वेरिएबल जब मैंने ऐड कर लिया, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, अब इसको मुझे डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन आई हैव टू ऑप्शंस। ठीक है ना, इसको डिफाइन करने के लिए एक तो ये कि मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक कर लूँ तो मैं इसके वेरिएबल व्यू में आ जाऊंगा। यू सी, मैंने वेरिएबल के ऊपर डबल क्लिक किया तो मुझे एग्जैक्टली इस लोकेशन पे वेरिएबल व्यू में ले आए। हम्म। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको साइड पे कर दूं, कहीं पे भी क्लिक हुआ मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे इसको डिफाइन करना है, सिंपली आई विल गो टू वेरिएबल व्यू, क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके मैं इसको एक नया नाम दे दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, आई क्यू लेवल, स्कोर। क्या वेरिएबल हो सकता है स्टूडेंट के क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट 10 कह में? देते हैं, क्योंकि सी क्वेश्चन जीपीए, 11 है नीचे। फॉर एग्जांपल सी जीपीए मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, हम्म। स्कोर आ गया, सी जीपीए आ गया। तो अगेन अब मुझे ये बताना है कि क्या ये न्यूमेरिक है, डेसिमल्स भी डेसिमल हो सकते हैं। ऑब्वियसली सी जीपीए हमेशा डेसिमल में होता है, आप इसको टू डेसिमल रख सकती हैं, सिंगल डेसिमल रख सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें फर्दर कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर दीजिए। अब मैं टैब प्रेस करते हुए आगे जाता जा रहा हूँ और जैसे ही मैं मेजरमेंट के कॉलम के ऊपर आऊंगा तो यू सी कि ये अननोन ऑटोमेटिकली स्केल में बदल जाएगा। आई एम प्रेसिंग टैब एंड यू सी उसने उसको स्केल के अंदर शिफ्ट कर दिया। एंड वी नो कि दैट स्केल सीजीपीए इज कैलकुलेटेबल। उसके ऊपर हम मल्टीपल फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, उसको माइनस प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्केल। सो वेरिएबल तो ऐड हो गया। अब मैं अगेन सीजीपी वाले कॉलम पे जाऊंगा और मुझे इसके अंदर इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा। एडिंग वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा भी उसके अंदर है, आपने सिर्फ एक वेरिएबल जनरेट की है, ये ऐड की है एडिशनली। अब आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन को खुद से अपडेट करना है। ठीक है, so this is how you remove data, you add data, you add variables, और you edit variable और edit data। so ये आपको पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी डाटा एंट्री या डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो ये मसले हमेशा साथ साथ चल रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी फाइल है। मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा इधर ही रख लेता हूँ, इस मेन्यू को। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको सीरियल नंबर 7 पे हूँ या 17 पे हूँ एंड आई एम मूविंग द फाइल। अब इसमें 372 कॉलम्स हैं। अगेन मुझे अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो मुझे ये ही नहीं पता कि सीरियल नंबर कौन सा है। लेट्स अज्यूम यू आर इन द मिड ऑफ द डाटाबेस, ठीक है, यू डोंट नो कि ये फॉर्म नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है। सो हाउ टू मैनेज, क्या आप हर दफ़ा इस कॉलम पे आके या इससे आगे, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये जो रिस्पांस मोटरसाइकिल का आ रहा है ये किस फॉर्म नंबर के ऊपर आ रहा है, किस हाउस होल्ड के ऊपर आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू, क्या मैं यहाँ पे दोबारा से वापस जाऊँगा, इसका सीरियल नंबर देखूंगा, और मैंने जब वहां से वापस आया तो मुझे ये नहीं पता कि वो उस वैल्यू कौन सी थी जिसको मैं एनालाइज कर रहा था। देन आई अगेन मूव बैक। ठीक है ना, तो इस चीज से, इस हैसल से बचने के लिए एसपीएसएस के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप इस फाइल को डिवाइड कर लेते हैं। यू क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू और स्प्लिट का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जब आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास 4 डिविजन्स आ जाती हैं। तो बेसिकली ये 4 डिविजन्स आपके व्यू की डिवीजन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल को मैं 4 डिफरेंट एंगल से मैं व्यू कर सकता हूँ। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर नीचे सीरियल नंबर 12 है और ऊपर वाले बॉक्स में सीरियल नंबर 110, 111, 112। ठीक है, सो अगर मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो बाकी सारी फाइल ऊपर वाली स्टक हो जाएगी और नीचे वाली मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, सो बेसिकली ये विंडो के अंदर स्प्लिट स्प्लिट ऑप्शन आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप फाइल को फिक्स करके उसको एनालाइज कर सकें, उसका एक ओवरव्यू ले सकें, हम जिस एंगल से भी उसका ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे ये 4 डिविजन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक डिवीजन चाहिए, सिंगल। सिंपली यू सी दिस 3 डॉट ऑन द लाइन, आप यहाँ से
फाइल को पकड़ते हुए जब आप कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे तो आपके कर्सर की शेप बदल जाएगी। इट्स नाउ टू कॉर्नर कर्सर, ठीक है। इसको पकड़िए और इसको नीचे ले आए। तो यू सी कि अब आपकी ये जो फाइल है ये दो डिविजन्स में आ गई है। तो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन फिक्स फॉर द सीरियल नंबर, और ऑन द राइट साइड यू कैन मूव अक्रॉस द शीट। कि आप इसमें आखिर तक भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी जो मूव कर रहा हूँ ये मुझे कोई करेक्शन करनी है या मुझे इसको रीचेक करना है, डबल चेक करना है। तो वो मुझे पता चल जाएगा ये किस सेल की बात हो रही है, ये किस केस नंबर की बात हो रही है, या हाउस नंबर 9 है या 12 है या वॉट एवर। तो बेसिकली ये जो स्प्लिट व्यू है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके फिक्स करके इसको एनालाइज कर सकें। सो दिस इज अनदर थिंग कि जो आपके इल्म में होनी चाहिए थी कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द बिग डेटाबेस तो हाउ टू मैनेज योर डेटाबेस। आपने उसको इजीली कैसे स्क्वीज करना है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है, मूव करना है। सो अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन शायद पता नहीं, मैं खुद डील करूंगी तो कोई क्वेश्चन बने। चल ठीक है। अच्छा चलिए, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिसिंग डाटा हैंडलिंग इन एसपीएसएस, ठीक है जी। सो बेसिकली मिसिंग डाटा हैंडलिंग से क्या मुराद है। मैं इसी फाइल को यूज़ करूंगा क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है और हम इसमें इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस स्प्लिट ऑप्शन। तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पर ना, लेट मी चेक। ओके, अच्छा दो तीन वेरिएबल्स हैं ऐसे, ओके। सो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा सेट है और मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें मैं एक वैल्यू को इंटर कर देता हूँ स्कोर वाले कॉलम के अंदर। फॉर एग्जांपल 999, ठीक है, या 99 या 999। एक मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ कहीं पे जाके 989 या 888। अच्छा, ये 999 का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली समटाइम्स आप जब एक बहुत बड़े डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक बड़ा सर्वे कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ कोड्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 777, 888, 999, तो हर एक का मतलब होता है। 999 का मतलब हो सकता है कि नॉट एप्लीकेबल। 888 का मतलब होता है कि लेट्स से कि नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आप किसी घर में गए, अब वो बंदा ही अवेलेबल नहीं है जो आपका टारगेट ऑडियंस था, तो आप उसमें नॉट अवेलेबल लिखने के बजाय कोड इंटर कर देते हैं ट्रिपल। या ये कहाँ पे आप, हम बनाते हैं कोड्स? जी ये इसकी एक, जब हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे थे ना तो इसके बैकएंड पे एक लॉग शीट बन रही होती है, उसे हम कोड बुक बोलते हैं। जो लोग डाटा को मैनेज करते हैं, जो टीम्स डाटा को मैनेज करती हैं, वो सर्वे की एक्सरसाइज के साथ साथ एक कोड बुक भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उस कोड बुक के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आने वाले तमाम कोड्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये 888, 999, 777 जैसे कोड्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल कोड्स होते हैं, ये पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं। और ये जब आप इन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या आप उस टाइम उनको बता देते हैं, उनकी ये ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि अगर उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला या किसी ने कोई कोई क्वेश्चन था उसका जवाब उनको नहीं मिला, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व करना था, तो उसको उन्होंने 777 में कोड करना है या 888 में कोड करना है या 999 में कोड करना है। ये कुछ कोड्स होते हैं जो इन्यूमरेटर्स को सिखाए जाते हैं और इसकी कोड बुक मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। सर मैंने पूछना था कि ये खुद बनाता है जो भी कोई जी डाटा जी, एंट्री कर रहा जी होता मैं है? आपसे ये कह रहा हूँ कि ये डिफाइन होती है ना चीज़ें, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। नहीं, हो एक्चुअली मैं सकता ये है। पूछना चाहती हूँ कि ये एक तरह से जो बंदा, जैसे फर्ज करें मैं डाटा हैंडल कर रही हूँ, तो मैं खुद से बनाऊंगी कि पहले से ही बने हुए होंगे, कोई स्टैंडर्ड बने होंगे, तो मैं कहूंगी अच्छा भाई ये इसका स्टैंडर्ड ये है। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 777, 888, 999 जैसे कोड्स जो है ना, ये यूनिवर्सल कोड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। हर सर्वे के अंदर इनके एसओपीज या इनको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के तौर पे मेंशन किया जाता है, बताया जाता है। ये हर सर्वे का पार्ट होता है, ठीक है ना। हर सर्वे के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि 888 का मतलब क्या है, 777 का मतलब, अब इसको लिख के बताते हैं।
ठीक है ना। हम्म। आप इसको समटाइम्स अपने क्वेश्चनियर के अंदर भी मेंशन कर देते हैं कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन या ये आंसर ना हो या ये ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करें चीज़ ना मिले या जो भी है, तो आपने बजाय इसके कि आप इसको खाली लिखें, आपने 888 मेंशन करना है। वाई वी डू दैट, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या फील्ड इनोमिनेटर ये कोड मेंशन कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने कोई चीज़ खाली नहीं छोड़ी इंटेंशनली। उसको अगर कुछ नहीं मिला तो उसने कोड मेंशन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उसकी तरफ से कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। गेटिंग माई हम्म। पॉइंट। ये हर हम्म। सर्वे के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। ये आप कोई भी नेशनल सर्वे उठा लें, प्रोविंशियल सर्वेज उठा लें, आपको इस तरह के बहुत सारे कोर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। जब वो सेंसस करते हैं तो उसमें ये चीज़ें सारी शामिल होती हैं। वाई वी डूइंग दैट, वी डूइंग इट फॉर कि मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी इस स्कोर वाले वेरिएबल का मैं फ्रीक्वेंसी टेबल रन करता हूँ, तो मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल, स्कोर वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, तो यू सी मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ कोड्स ऐड किए थे, इफ़ यू रिमेम्बर। तो हमने एक 999 ऐड किया था, ठीक है, याद है आपको? अभी हमने हम्म। इंटरनल मेंशन मैनुअली ऐड किया इंटेंशनली। फिर एक हमने 888 ऐड किया, 888 भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये देखिए। ये 888 3 टाइम्स, राइट। हम्म। फिर 777 नज़र आ जाएगा आपको अभी। ये देखिए 777, यस, 777 भी 3 टाइम्स नज़र आ गया। अच्छा, अब हमने ये कोड तो इसमें इंटर किया था एंट्री फाइल के अंदर कि ये हमारे मिसिंग या नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल के कोड हैं। बट एस पी एस एस डज नॉट नो कि 777 क्या है। ठीक है, ये मैं आपको सारा बैकग्राउंड इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें इसकी लॉजिक पता हो। एसपीएसएस को ये नहीं पता कि 777 को आपने मिसिंग वैल्यू में कंसिडर करना है या आपने अपने पार्ट ऑफ योर डेटाबेस इंटर करना कंसिडर करना है। तो हम्म। एसपीएसएस के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये वैल्यूज जो हैं, ये एज एज अ सिंगल वैल्यू है, वो उसके नज़दीक ये मिसिंग वैल्यू नहीं है। सो हम्म। आपको ये बताना पड़ेगा एसपीएसएस को कि भाई जब ये कोड्स आ जाएं तो आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। सो लेट मी डू इट। मैं इन 3 कोर्स को अभी हैंडल करूंगा, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं स्कोर वाले वेरिएबल में जाऊंगा। वेरिएबल व्यू में जाइए और यहाँ पर आप स्कोर के वेरिएबल के ऊपर आ जाए। यहाँ पर आपके पास एक कॉलम है मिसिंग, ठीक है, हम्म। राइट। तो ये मैं खुद ब खुद बना है? नहीं नहीं, ये इसका पार्ट है, मैंने नहीं बनाया है, ये इसके स्ट्रक्चर का अच्छा। पार्ट है। इसको हमने पहले छेड़ा नहीं था ना, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने इसको हमेशा स्किप ही की है, ठीक है। इसको मैं हम्म। फर्स्ट टाइम अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अच्छा, क्योंकि अगर मैं पहले इसको रखता तो शायद आपको वो चीज़ें समझ में ना आती। तो मैं अब स्कोर में जाके इसको मैं एक्सप्लेन, उसको मैं एसपीएसएस को बताऊंगा सॉफ्टवेयर को कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। लेट मी डू इट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मिसिंग कॉलम है और आईक्यू लेवल, सॉरी, ये स्कोर वाला ही कॉलम है, स्कोर वाली रो है, यस। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। सो डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी 2-3 वैल्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके ऊपर डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू इंटर करता हूँ और मैं इसके ऊपर 777 ऐड कर देता हूँ, 888 ऐड कर देता हूँ एंड 999 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो माई अजम्पशन इज कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैनेजिंग अ बिग डेटाबेस, आप प्रोविंसेस के अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं, पंजाब ने अपने लिए कोड कोई और रखा हुआ है, केपीके ने अपने लिए कोड 888 रखा हुआ है, मे बी सिंध वालों ने अपने लिए कोड 777 रखा हो। वी आर अज्यूमिंग दैट, ठीक है ना, वी आर अज्यूमिंग अ सिनेरियो। हम्म। तो उस सूरत में मैंने यहाँ पर मिसिंग वैल्यू के अंदर जाके 3 कोड्स मेंशन कर दिए। एंड आई नो दैट कि ये सब के सब एक ही मतलब बता रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दूंगा, ठीक है। व्हाट हैपन नाउ, चेंज क्या है? कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऐड की। इसका मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को ये बता दिया कि अगर डेटाबेस में कहीं पर भी ये 3 नंबर्स नजर आए, नॉट इन डेटाबेस, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर, स्कोर क्वेश्चन के अंदर, नॉट इन होल डेटाबेस,
तो हम्म। मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि अगर यहाँ पर ये तीन में से कोई भी कोड कंसिडर आ जाए तो आपने उसको मिसिंग वैल्यू कंसिडर करना है। हम्म। अनलेस मैं इसको यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा, एसपीएसएस को ये पता नहीं चलेगा कि उसने 999 को क्या कंसिडर करना है। उसने एज नंबर कंसिडर करना है या मिसिंग वैल्यू कंसिडर करना है। सो लेट मी डू इट अगेन। एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद अगेन सेम वेरिएबल, आई एम प्रेसिंग ओके, एंड नाउ यू विल सी व्हाट हैपन्स। सो आप ये देखिए कि मेरा एक नया टेबल जनरेट हुआ। आउट ऑफ 508 वैल्यूज आर मिसिंग। ठीक है, पहले मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इससे ऊपर आऊँ तो आप, जब तक हमने मिसिंग वाले वैल्यू के अंदर इनको ऐड नहीं किया था तो मेरे पास टोटल 500 वैल्यूज वैलिड आ रही थी, मिसिंग जीरो था। राइट। जब मैंने इसको मिसिंग के अंदर ऐड किया तो मेरे पास ये देखिए 8 वैल्यूज मिसिंग में निकल गई। अब मेरे पास जो डाटा बचा है वो 452 हाउस होल्ड्स का डाटा बचा है। इन अदर वर्ड्स कि स्कोर का जब इंडिकेटर आया तो स्कोर के अंदर मेरे पास 492 लोगों की इंफॉर्मेशन है, 8 की नहीं है। ठीक है। सही। अब मैं इस टेबल के ऊपर आता हूँ, स्कोर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आप अब देखिए कि वो जो तीन वैल्यूज थी ना, अब एसपीएसएस ने उसको रीड आउट करने के बाद 777, 888 और 999 को मिसिंग कंसिडर किया है। और उसने टोटल क्या बताया? 492। टू। एक्चुअल वैल्यूज कितनी है? 500। तो 500 में से उसने 8 को मिसिंग कंसिडर कर दिया और उनके कोड्स मेंशन कर दिए, और बाकी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो 492 का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा स्कोर का, तो मेरा सैंपल साइज इस स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए 492 होगा। अदरवाइज इससे पहले ये बाद वाले वेरिएबल्स के अंदर 500 का सैंपल साइज है। ठीक है। सही। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट मिसिंग वैल्यूज। हम मिसिंग वैल्यूज को क्यों और कैसे ट्रीट करते हैं। सो आई होप कि आपको इसका बैकग्राउंड और उसकी लॉजिक और उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गई कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आप ये देखिए कि इससे ऊपर दो वेरिएबल्स हैं, एज है, इसमें 999 मेंशन किया, अब ये मिसिंग वैल्यू है। इसी तरह आईक्यू लेवल है, इसमें 999 है। इन केस अगर मैं इन दोनों की भी फ्रीक्वेंसी टेबल रन करूं तो यू विल सी कि इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, एज और आईक्यू। ठीक है। और इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ऑलरेडी इसको कर चुके हैं चेक। तो एज के अंदर मेरे पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं? 4। और जो 4 मिसिंग वैल्यू जो है वो किस नंबर से आ रही है? 999 के साथ। सिमिलरली आई क्यू वेरिएबल है, इसमें भी मेरे पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं? 4। और वो 999 के साथ आ रही हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ सही। यू ऐड मिसिंग वैल्यूज। सो यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकती हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन बस पूछना है मिसिंग वैल्यू के हिसाब से, जी जी। कि मुझे असल में एक चीज क्लियर नहीं हुआ कि मिसिंग वैल्यू कोई एक चीज मिसिंग हो कि पूरा पूरा डाटा मिसिंग हो। नहीं, पूरा डाटा नहीं है। जब आपके पास पूरा डाटा ही मिसिंग है, नहीं आप नहीं, एक उसको। बंदे का फर्ज करें, जैसे हमारे पास ये कॉलम है, 10, 10 रो है। तो ये रोज जो है ये एक पूरे एक इंडिविजुअल का सारा इंफॉर्मेशन है, ऐसा ही है ना इसमें? इस केस की बात करें, डाटा व्यू की बात करें। कहीं पर भी ये जैसे भी डाटा व्यू है फर्ज करें, या जो है वेरिएबल जी व्यू जी। है हमने उसमें लिखा, तो हाँ एक हाँ। रो जो है उसमें हमने पूरा एक, वो आपके डाटा व्यू में आ गया, एक बंदे का डाटा आ गया। जी, मैं अब मैं हमने आपको जैसे। दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास आ गई। ये देखिए 999 आ रहा है ना एज के अंदर, हम्म। एज वाले कॉलम 999। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी की मिसिंग इंफॉर्मेशन इंटर करनी है तो क्या हम एक सेल के अंदर करेंगे या कॉलम के अंदर करेंगे? एम आई राइट? मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे फर्ज करें अब एज मिसिंग है, हम्म ठीक है? तो अगर फर्ज करें इस पूरी रो में हमारे पास दो तीन चीजें मिसिंग हो, तो फिर क्या करना हम्म है, ये पूछ रही हूँ। जैसे अभी फर्ज करें इसमें, फर्ज करें एज नहीं पता उनको, फीमेल को अपनी हम्म एज नहीं पता, तो हम्म उन्होंने हम्म, कहा, हमने लिख दिया कि एज मिसिंग है। फर्ज करें हम्म। पीछे किसी चीज में हमें महीना, उसको अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो जी जी। वहां भी हमने 999 लिख दिया। तो हम हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर एक खाने में नहीं लिखना है? नहीं ऐसा मेरी नहीं नहीं समझ में नहीं नहीं आ रहा। नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये मिसिंग वाला जो कंपोनेंट है ना, ये देखिए आपको वेरिएबल व्यू में, अगर आप
5000 वेरिएबल्स भी ऐड करती हैं ना, तो आपको ये मिसिंग का कॉलम हर जगह नजर आएगा, मतलब इट्स फुल फ्लेज कॉलम। तो आपको हर वेरिएबल के ऊपर मिसिंग के अंदर जाके इन वैल्यूज को मेंशन करना होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 500 या 5000 वेरिएबल्स हैं, तो मुझे जिस वेरिएबल के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मुझे उस वेरिएबल के ऊपर क्लिक करने के बाद मिसिंग वाले कॉलम में जाके उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर ये कोड्स देने पड़ेंगे। फर्ज क्लियर? करें अब हमारा एक एक बंदा है, उसके उसने ना उसको पता है अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, ना उसको पता है, जाहिर है उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, और तो हमें एज नहीं पता चलेगी, ठीक है, या फॉर उसको एग्जांपल, अपने कुछ भी मैं दो समझ चीजें गया। मिसिंग है, तो क्या करेंगे? फिर आप दो चीज़ें जो मिसिंग हैं, आप दोनों कॉलम्स में 999 इंटर करने के बाद मिसिंग में आएंगे यहाँ पर, और उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जाके उन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे मैन्युअली, सो दैट आपकी वो इंफॉर्मेशन मिसिंग ही कंसिडर हो, वो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाए। अगर उसे मंथ भी नहीं पता, अगर उसे ईयर भी नहीं पता, अगर उसे अपना आईक्यू भी नहीं पता, अगर उसे अपनी एज भी नहीं पता, अगर ऐसे के 5 6 या 7 वेरिएबल्स भी होंगे ना, तो हर वेरिएबल के अंदर मिसिंग वाले कॉलम में जाके उस वेरिएबल के ऊपर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर वो मिसिंग की वैल्यूज हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एक वेरिएबल के अंदर वो मिसिंग के कोड्स को ऐड कर दिया और यू हम्म, अज्यूम के बाकी वाले वेरिएबल्स भी अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं अच्छा, आपसे यही फर्ज कह रहा करते हूँ। हैं, ऐसा हम्म। कहते हैं कि हम क्वेश्चन करते हैं कि जैसे भी मंथ वाले उसमें उसको नहीं पता कि उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, या तो हम जाएंगे और हमने तीन जो ऐड किए हैं ना, आपने तीन ऐड किए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अच्छा, हमने तीन क्यों ऐड किए हैं? 3 इसलिए ऐड किए हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, आप इसमें रेंज भी मेंशन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि अगर, जस्ट एक एग्जम्पशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर 777 से लेके 888 तक के दरमियान की कोई भी वैल्यू आए, जस्ट आप एक इसमें रेंज मेंशन कर रहे हैं, यू कैन ऐड एनी नंबर। ठीक है ना? लेट्स से आप 99 इंटर कर लें, आप 777 इंटर कर लें। अब आपने यहाँ पर रेंज दे दी, तो इसका मतलब ये है कि एनी नंबर जो इस रेंज के दरमियान में इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर इंटर होगा, तो जब आप उसके फ्रीक्वेंसी टेबल्स रन करेंगे तो आपको बताएगा ये मिसिंग है। सर ठीक अगर है। फर्ज करें रेंज नहीं हम करते, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ऊपर आपसे। वाले की बात कर। अच्छा, ये 3 क्यों इंटर किए ये मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा। फॉर एग्जांपल, देर आर डिफरेंट डाटा एंट्री टीम्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। जैसे मैंने आपको हम्म, एग्जांपल दी, लाहौर के अंदर एक टीम बैठी हुई है। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने अपने लिए 888 कोड वो रखा है जो नोट, जो मिसिंग वैल्यू है, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है। मतलब फील्ड में से इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, तो लाहौर वालों ने उसको कोड असाइन कर दिया 888। सिंध वालों ने कोड असाइन कर दिया 999, क्योंकि हर प्रोविंस खुद मुख्तार है। और केपी के वालों ने 777 कोड रख लिया। तो व्हेन यू आर कलेक्टिंग द एंड कंपाइलिंग द डाटा, तो अब आप तीनों को कैसे मैनेज कर रही हैं? आप उस 3 लोकेशंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को इसमें एंटर कर रही हैं, और आप ये एसपीएसएस को बताते हैं कि भले लाहौर के डिस्ट्रिक्ट का डाटा हो, या कराची के डिस्ट्रिक्ट का डाटा हो, या पेशावर के डिस्ट्रिक्ट का डाटा हो, ये 3 वैल्यूज़ जहाँ पर भी नज़र आए इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर, आपने इसको मिसिंग कंसिडर कर देना है। क्लियर? अब ठीक ये है। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है ना? क्योंकि आप हम्म, ये अज्यूम कीजिएगा, अब 3 डिफरेंट टीम्स हैं तो 3 डिफरेंट। और आप इसमें ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि 777 हो सकता है कि नॉट अवेलेबल हो, 888 हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो नॉट एप्लीकेबल हो, और 999 हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो रिफ्यूज्ड हो, मिसाल के तौर पे। तो आपने तो तीनों ये कहाँ पॉसिबल कोड लिखेंगे, ये एंटर। जो अब आप कह रहे हैं? जी जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कोड बुक के अंदर मेंशन होती हैं, ये एसओपीज बताए जाते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये स्टैंडर्ड ठीक हो गया। चीज़ें रिटर्न में होती हैं। उसके बेस के ऊपर समटाइम्स ये क्वेश्चनियर के ऊपर प्रिंट करवा दी जाती हैं फील्ड टीम्स के लिए, कि वो जब क्वेश्चनियर पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने 777 मेंशन करना है, तो इसके ऊपर भी मेंशन करवा दिया जाता है। सही। ठीक है।
ठीक है, मैं चलें जी, इस नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलें, पढ़ूंगी अगर और आपकी क्लैरिटी जी होगी इसके ठीक है। बारे में। ठीक है, चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप क्विकली। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, मीन मीडियन क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको इसका कुछ आइडिया है इन टर्म्स का, शुड आई एक्सप्लेन और यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज टर्म्स? सर किया तो था पर अब तो नहीं याद रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया, मैंने कहा अगर आप फेमिलियर हैं इन चीज़ों से तो फिर आप एक दफा ही हम बोलेंगे तो आज याद आ जाएगा मुझे। मैंने पढ़ी तो थी पर अब मुझे भूल गई है, 5-6 महीने पहले पढ़ी थी। कोई इशू नहीं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये मेरी एक अलग से प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसमें इंटरप्रिटेशंस हैं और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्टरी वाली प्रेजेंटेशन है उसके अलावा है ये वाली। ठीक है, सो थैंक यू। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रही होंगी। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो इंफॉर्मेशन या वो इंफॉर्मेशन होती है जो आप फील्ड में से जाके कलेक्ट करते हैं, जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं। जो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, जो आपने फील्ड में से डाटा कलेक्ट किया, आपने उसको समराइज किया, आप उसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेके आए, तो ये ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, आप ये देखिए, मैंने एक फील्ड में से डाटा कलेक्ट किया, जो मैंने अभी वेरिएबल्स में डिस्कस कर रहा था, एज है, अब योर इनकम, योर हाइट, योर आईक्यू लेवल, योर सीजीपीए। आपने किसी ना किसी सर्वे में, भले यूनिवर्सिटी में गए, भले आप फील्ड में गए, अपनी चीज़ें कलेक्ट की, और अब आप इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये चीज़ कहलाती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एवरेज कंडक्ट कर ली, एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज मीन इज द सेम, आपने मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आइडेंटिफाई कर ली, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, व्हाट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होते हैं कि जब आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसकी बेस के ऊपर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Descriptive statistics describe the data set but does not allow us to draw any conclusion or make any inferential inferences about the data. ये बेसिकली ये पिछले वाले पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है, इसको लिंक और अलाइन करते हुए। सेकंड, hence we need an other branch of statistics, वो जो कि inferential statistics कहलाती है। अच्छा, inferential की जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, inferential statistics allows to test a hypothesis। आप statistics आपने पढ़ी होगी, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी होगी, उसमें हम कोई ना कोई हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपकी ही क्लास के हवाले से बात कर लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, हमारा एक हाइपोथेसिस है कि हम ये कहते हैं कि आपकी जो पीएचडी की क्लास है उसमें जितने लड़कियां और लड़के हैं उनकी एवरेज हाइट सेम है। ये हमारा एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा है। अब इसको प्रूव प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम आप सबकी हाइट को चेक करेंगे, उसकी नंबरिंग नोट करेंगे, और हम उसके ऊपर टेस्ट रन करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो मेरा मफरूज़ा था वो ठीक था या नहीं था, और यू नो दैट के नल हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड, और वो हम बाद में इसको रीड आउट करेंगे डिटेल में। जब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इसके ऊपर हमारी डिटेल में स्लाइड्स अवेलेबल हैं हाइपोथेसिस के हवाले से। तो उसमें फिर आप इसको रिजेक्ट कर देती हैं नल को, अपने हाइपोथेसिस को, या उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो उसकी पी वैल्यू होती है, वो हम उस स्लाइड में जाके डिटेल में देखेंगे। सो बेसिकली द पॉइंट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज योर हाइपोथेसिस assumption. Okay, so अच्छा, in other words, inferential statistics takes data from sample and make inferences about the overall large population. Sometimes ये होता है कि आपने एक क्लास का डाटा लिया, और जब आपने उसकी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसका हाइपोथेसिस को चेक कर लिया, रन कर लिया, एंड देन यू
आप उसको अज्यूम कर लेते हैं पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों के ऊपर। आपने पूरी यूनिवर्सिटी में अगर 5,000 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 50 के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप लिया, उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया। जो भी आपकी स्टडी थी, जो भी आपके रिजल्ट्स है, आप अज्यूम कर लेते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी की क्लास का रिजल्ट है ये पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये भी जनरलाइज कर देते हैं उसको। जनरलाइज, यस यू राइट टर्म जो है वो जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये भी उसी के अंदर इन्फ्लुएंशियल के अंदर आता है। सो आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके आप मीन मीडियन मोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। वी विल डू इट लेटर इन द नेक्स्ट क्लास। हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करते हैं। और इन्फ्लुएंशियल में हमें पता चल गया हाइपोथेसिस होते हैं। सो अगेन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ये वही मीन मीडियन वाली बात है। मीन क्या होता हम्म। है? वी नो दैट मीन इज एवरेज, उसका फॉर्मूला भी मेंशन है कि आप हम्म। सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट्स। और मीडियन क्या होता है? जो मीडियन, जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जब आप वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। मैं डाटा एंट्री फाइल खोलता हूँ मीडियन एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 वैल्यूज का डाटा बेस है, और मेरे पास ये एज है। मैं इसको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पे क्लिक करूंगा, सॉर्ट करूंगा, ठीक है ना, सॉर्ट असेंडिंग। आई होप कि आपको ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ना। तो हम्म। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो टॉप पे आ गई। अब ये जो मीडियन है ना, बेसिकली मीडियन क्या बता रहा है? द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द लिस्ट ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसमें मैं इसके बिल्कुल मिडल वैल्यू पे जाऊंगा, ये पहली वैल्यू है एंड आई नो कि मेरा माई सैम्पल साइज इज 500, तो मैं 250 के ऊपर जाऊंगा। यू सी, ये वाली वैल्यू, तो ये मेरा मीडियन बनता है। अगर 501 लोग हों तो फिर क्या करना है? फिर हम इसको दो के ऊपर डिवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब इसका मिडिल वैल्यू कौन सी बनेगी। हम्म। राइट। तो वो फिर ये ऑड एंड इवन का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आप उसमें फिर इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, या अगर एक नंबर ऊपर नीचे होता है आप उसको डिवाइड करके फिर ये देखते हैं अच्छा 44.4 होगी, 44.5 होगी, या 45 होगी, तो वो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। सो मोड इज व्हाट? द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑन द लिस्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें से मोड को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो मैं ये देखूंगा कि इस पूरे, मैं इसको बाद में परफॉर्म अलग से करूंगा, इसका फॉर्मूला अलग से बताऊंगा आपको, अभी मैं फॉर्मूला के ऊपर नहीं जा रहा। हम्म। मैं ये देखूंगा कि एज वाले कॉलम के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड है, तो मुझे 500 वैल्यूज में से ये पिक करनी है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एज वेरिएबल के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। गॉट माई पॉइंट? तो यस। एनी वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही, वो दैट वुड बी योर मोड। तो ये कैसे, इतने फर्ज करें हजारों के होती हैं चीजें, तो उसमें कैसे पता चलेगा सर? सिंपल एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाएंगे आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। कैसे, मतलब फर्ज करें आपने ये अब करना है इस वाले कॉलम में, तो आप कैसे हम्म। करेंगे? मैं असल में ना वो चाह रहा हूँ कि मैं आपको उस टाइम पे जाके वो सारी चीजें ना, सारे फॉर्मूले अप्लाई करके दिखा दूँ। अच्छा, सही क्योंकि सही। वो उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है ना, फिर आप उस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हम सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने मोड कैसे निकालना है। उसका एक हम्म। डिफरेंट मॉड्यूल है, फिर उसके अंदर जाके मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इट इज, ये SPSS खुद ही उसे कैलकुलेट करेगा, वो देखेगा अच्छा 20 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 21 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 22 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वो उसको कैलकुलेट करके विद इन अ सेकेंड आपको वो रिजल्ट दे देगा। सो आफ्टर दैट हमारे जो नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, ये वेरिएंस है, स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एविएशन है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको निकालना कैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी डू इट। पहले मैं आपको ये एक स्लाइड पढ़ के बता दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, फिर हम उसके बाद परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू इट। मीन के बाद यहाँ पे वेरिएंस पे आ गए। अब वेरिएंस क्या होता है बेसिकली?
आप जब एक मीन कैलकुलेट कर लेती हैं तो आपके पास वेरिएंस जो होता है ना, एक डायग्राम, एक स्कैटर्ड प्लॉट ग्राफ होता है, उसके अंदर आपके पास एक मीन वैल्यू सेंटर में होती है और बाकी कुछ वैल्यूज दाएं बाएं बिखरी होती हैं। जस्ट अज्यूम अ स्कैटर्ड प्लॉट। ठीक है। सो लेट मी शो यू दिस वे। ये देखने दें यहाँ पर वेरिएंस ग्राफ। ये देखिए, ये एक एग्जांपल हो सकती है कि आपके पास एक मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू के अलावा आपके पास स्मॉल वेरिएंस, लार्ज वेरिएंस, आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन चल रही होती है। एक तो वो होता है जो आपके पास इस स्लाइड से आपको शायद बेहतर आइडिया, जो मीन मीडियन मोड, ये सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है स्लाइड के अंदर। इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो ये देखिए कि एक आपके पास मीन वैल्यू है, ये जो ब्लू लाइन है, लाइट ब्लू लाइन, ये भी मीन वैल्यू है, सेंट्रल लाइन जो बिल्कुल अपवर्ड जा रही है, स्ट्रेट। ठीक है। हम्म। फिर मीडियन ग्रीन लाइन आ गई, मोड मोस्ट रिपीटेड लाइन आ गई। इसमें वेरिएंस का मैंने भी निकाला था एक, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और सॉरी यहाँ पर एक था, यस मीन मीडियन मोड, ये आपके पास ये स्लाइड आ गई। ठीक है। सो मीन, नहीं सॉरी, हम तो वो वेरिएंस के ऊपर जा रहे हैं, वेरिएंस में कम बैक, मीन मीडियन मेरे सामने दोबारा आ गए। सो हियर इज अ वेरिएंस पॉइंट। ये देखिए, ये एक सेंट्रल पॉइंट है, ये एक सेंट्रल लाइन है आपके पास डायग्राम के अंदर, वेरिएंस इन एक्सेल। तो आप ये देखिए कि आपके पास डाटा इस शक्ल में होता है। अगर आपके पास 500 वैल्यूज हैं तो कुछ मीन वैल्यू के दाएं बाएं होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो वेरिएंस बेसिकली मीन वैल्यू से डिस्टेंस का नाम वेरिएंस होता है। ठीक है। जितनी एक वैल्यू मीन वैल्यू से जितनी दूर होगी वो वेरिएंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी उसके पास होगी वेरिएंस उतना ही कम होगा। नाउ अगर मैं ये आपको कुछ बेटर डेफिनेशन के पिक्चर कॉन्टेक्स्ट है में, मुझे। यस, अगर मैं आपको डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो वेरिएंस रेफर्स टू अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द spread between numbers in data set. More specifically, variance measures how far each number in the set is from the mean. ठीक है जी, क्लियर? लेट मी, हम्म। आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। कॉपी, सो यू कैन रिलेट इट कि मैं क्या बात कर रहा था। ओहो, खैर इसको मैं ठीक करके ना बाद में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभी मैंने जैसे इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इसका फॉर्मूला मेंशन है, वो सारी इसकी डेफिनेशन मेंशन है। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? सो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जो आपने वेरिएंस फाइंड आउट किया है, तो मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ डाटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन। इसको भी हम देख लेते हैं कि इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्राफ, सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन वैल्यू आ गई, वन स्टैंडर्ड डेवलप। तो ये भी मीन से रेलिवेंट जो उसके नंबर्स, जो से स्कैटर्ड नंबर्स होते हैं, उनके डिस्टेंस को ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे ख्याल में मीन का जब स्क्वायर रूट ले लें बाय फॉर्मूला तो वो तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे बाद में। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर्मूला इज देयर। एसपीएसएस में इसको कैसे फाइंड आउट करना है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। आप इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा और इसको बाद में देख लीजिएगा कि आपके कॉन्टेक्स्ट में कैसे एप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? A sample mean deviates from the actual mean. So you have two means in your experiment. एक आपका सैंपल मीन है, जैसे मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दी। So let's assume your university students number is your total population of your study. Let's say 500 या 5000 स्टूडेंट्स हैं। आपने इसमें से एक सैंपल ले लिया 50 स्टूडेंट्स का, तो 50 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो, और जो 5000 स्टूडेंट्स का एवरेज है वो, इन दोनों का आपस में कितना फर्क आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड एरर के थ्रू हम उसको एनालाइज कर लेते हैं।
ठीक है। अभी मैं सो कल हम प्रोसेस करेंगे तो फिर मुझे सही चीज समझ आ जाएगा, मुझे इनमें डिफरेंस नहीं सही से समझ में आता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स। ऑल्दो मैंने बीएससी में एमएससी में मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई, लेकिन आई ये हर टाइम हर दफा आपको थोड़ा सा रिकॉल करनी पड़ती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली sometimes you skip or not. Okay, so let me perform it here. अब मेरे पास ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, एज है, आईक्यू लेवल है, स्कोर है, सीजीपीए। हाउ टू फाइंड दीज थिंग जो हमने अभी स्लाइड्स में पढ़ी हैं। आप एनालाइज में जाएंगे मेन्यू में, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करती हैं, एंड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे आप। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आपने क्लिक किया, और यहाँ पर अगर मुझे इन दो तीन वेरिएबल्स जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, सीजीपी को मेरे सीजीपी वाले के अंदर हमने इंफॉर्मेशन एंटर ही नहीं की हुई। हाँ जी, सो इसको अब छोड़ यहाँ पर देते हैं, ऑप्शंस किसी में, और को हाँ ले जी लेते जी जी, ये तीन वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन है, एज, आईक्यू लेवल, स्कोर। ऑप्शंस पे जाएं तो यू सी कि आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं एनालाइज मेन्यू में डिस्क्रिप्टिव के ऊपर मैंने क्लिक किया। जो वेरिएबल्स के मीन मीडियन मोड लेना चाह रहा हूँ, या मैं जिनके स्टैंडर्ड डेविएशंस लेना चाह रहा हूँ, मैंने उनको क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो मीन, मीन एंड एवरेज इज द सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, रेंज, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है। और अगर आप इसका डाटा का फैलाव देखना चाह रहे हैं, स्क्यूनेस देखना चाह रहे हैं, कर्टिसिस देखना चाह रहे हैं, सो आप इनको भी क्लिक कर सकते हैं। ये भी हैं। ये क्या स्टैटिस्टिकल चीज है टर्म्स हैं। दोनों? ये बेसिकली आपको ग्राफिकली उसका स्प्रेड बता रही होती है, स्क्यूनेस और कर्टिसिस। हम्म। डिटेल इसकी देखनी पड़ेगी। तो लेट मी सेलेक्ट कंटिन्यू। ओके, सो यू सी व्हाट, उसने हमें इन तीन वेरिएबल्स का एक एक कंबाइंड टेबल बना के दे दी है। ठीक है। एज, आईक्यू लेवल, स्कोर। अच्छा, अब इनका सैंपल साइज आ गया दोनों का। इसमें इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने इसमें मिसिंग वैल्यूज का इंफॉर्मेशन ऐड की थी, तो वो 500 पूरा किसी में भी नहीं है, रिमेंबर दैट। हमने हम्म। मिसिंग मिसिंग वाले अप्लाई किए हैं इसके बाद। फिर रेंज आ गई, रेंज स्टैटिस्टिक्स क्या है। फिर मिनिमम वैल्यूज, हर वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी। एज वेरिएबल के अंदर मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 65 है। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिकली स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है ना, कि आप किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर आप किसी फार्मूला के थ्रू या किसी टेस्ट के थ्रू आप ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, तो मिनिमम मैक्सिमम आ जाते हैं। फिर ये मीन वैल्यू आ गई। अब ये मीन के अंदर दो चीज़ें हमारे पास, एक स्टैटिस्टिकल मीन है जो कि एक्चुअल मीन है, जो हम्म। हमारे इस फार्मूला के थ्रू निकला है, जो हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला अवेलेबल है मीन वाला। एक स्टैंडर्ड एरर वाला मीन है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड एरर मतलब कितना डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है। ये बेसिकली आप ये कह लीजिए कि उसकी एक माइनर रेंज मेंशन है, उसकी एक, जस्ट अज्यूम कि अगर आप फॉर एग्जांपल, आप, इसकी एग्जांपल हमें एक स्टैटिशियन ने इस तरह से दी थी कि अगर आप खड़े हैं स्ट्रेट, और आप अपने दोनों बाजू फैला लें, ठीक है, तो आप अपने जब राइट आर्म को फैला के या लेफ्ट आर्म को फैला के आप ये देखना चाहें कि आपके बाजू फैलाने के बाद उसके अंदर कितनी आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिहाज से। तो स्टैंडर्ड एरर को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये जो 0.597 है, ये बेसिकली, अब वो इन पर्सन कोई बंदा हो ना, तो आपको एक्सप्लेन करे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आप अपने दोनों बाजू फैला लें, और जस्ट अज्यूम कि आपने किसी चीज़ को कवर अप करना है, आपने कुछ चीज़ें पकड़नी, किताबें पकड़नी है, या आपने कुछ हम्म। कपड़े पकड़ने हैं, तो आप कितना समेट सकते हैं, या आपने हम्म। शॉपिंग करनी तो आप कितना समेट सकते हैं। गेट माई पॉइंट। ठीक है हम्म। ना। तो ये बेसिकली मीन के बाद स्टैंडर्ड एरर उन्होंने इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया था, कि ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली आपको इतना मार्जिन दे रही होती हैं कि अगर ये आपका स्टैटिस्टिकल वाला मीन है, तो ये आपका मार्जिन है, आपको बाजू फैलाने के बाद आप इतना उसमें और कवर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, वेरिएंस स्टैटिस्टिकल, ये स्क्यूनिस है, और कर्टसीज है। आई डोंट नो डिट इन डिटेल, ये हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए नहीं पता कि मैंने स्टैटिस्टिकल में इतना ज़्यादा डीपली काम नहीं किया।
सो ये इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं उसमें से। सो इसके सर अलावा मैंने पूछना था कि अभी जैसे अभी हमने ये बनाया है, तो वो जब हम पहले कर रहे थे, शायद मुझे याद भूल गया कौन सा सॉफ्टवेयर था, उसमें वो पिक्चर्स भी बना देता था उसकी, टेबल कौन सा बना सॉफ्टवेयर? के। मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लिखा होगा कहीं। अच्छा बताइएगा, हो सकता है फिर वो बड़ा यूजफुल सॉफ्टवेयर होगा अगर आप उसमें कोई पिक्चर भी आ जाती फॉर एग्जांपल। ऐसे वो ग्राफ एंड वगैरह भी साथ ही बना देते थे एरर। इसमें। पता नहीं, अच्छा मैं अभी अभी आपको देख के थोड़ी देर में बताती हूँ। 3-4 उन्होंने हमें क्लास में पढ़ाए थे, मुझे तो भूल भी गए हैं ओके। सारे। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस नहीं की, तो मैंने खुद बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे पढ़े हैं जो फिर बाद में ऑब्वियसली बंदा जब प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता ना, तो वो चीज़ें जहन में से निकल जाती हैं, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ ही चीज़ें याद रहती मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे तो बस अपनी क्लास पढ़नी है, तो हैं। इसलिए मैं। राइट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हमने इसको कैसे एनालाइज करना है। एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव में, ये डिस्क्रिप्टिव आ गया और यहाँ से आप उसको ऑप्शंस में जाके पहले वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, फिर ये सारी चीज़ें पिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपने कहा था 10 मिनट पहले छोड़ना है, तो हम भी इसको हाँ क्लोज कर जी, लेते हैं। हाँ, बेटे को स्कूल तो छोड़ना है। ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का आपको आइडिया होगा। जी जी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता सर मैंने पढ़ा था, मुझे अभी कुछ आता नहीं है? है, याद नहीं है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि आज जैसे आपके पास ये डायग्राम है, आप जस्ट अज्यूम कीजिए कि ये 100% आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना, बेसिकली ये दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी इन अ सैम्पलिंग मेथड। जब आप सैम्पलिंग के हवाले से काम कर रहे होते हैं तो आप उसमें 5% का मार्जिन एरर रखते हैं। इन अदर वर्ड्स कि अगर आपने एक सर्वे कंडक्ट किया है और आपने अब 500 के सैंपल साइज के ऊपर काम किया है, एंड 500 के सैंपल साइज के आप एक एवरेज निकाल लेते हैं इनकम के हवाले से या हाइट के हवाले से या आईक्यू के हवाले से, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आप बेसिकली ये एक क्लेम कर सकते हैं कि अगर आप इस सर्वे को 100 टाइम्स रिपीट करें, तो जो रिजल्ट मैं अभी लेके आया हूँ, जो कि जिसके ऊपर मैं 95% श्योर हूँ, अगर आप 100 टाइम्स इसको रिपीट करें तो 95% टाइम रिजल्ट विल बी द सेम। 5% कैन बी लोअर साइड और अपर साइड, वो उसको आप मार्जिन एरर भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड आउट कर लूँ। द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ प्रोबेबिलिटी that a population parameter will fall between a set of values for a certain proportion of time. Certain proportion of time, वही बात कि अगर आप 100 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो 95% टाइम आई एम श्योर माई रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है जी। सही। इन स्टैटिस्टिक्स या तो आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं। मैंने ये दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चर्स, स्टैटिस्टिशियंस वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को लेकर चलते हैं। 5% का वो एक आप ये कह लीजिए कि अनसर्टेनिटी का मार्जिन छोड़ देते हैं कि हो सकता है 5% टाइम्स आपके कुछ एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाए। इफ़ यू सी द डायग्राम, तो आप ये देखिए कि ये जो दोनों ब्लू लाइंस हैं, ये एक लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट है जो कि आपके लेफ्ट साइड पे या लोअर साइड पे 2.5% आउटलायर्स को अज्यूम कर रही है, और राइट साइड पे जो ब्लू लाइंस हैं इसमें भी 2.5% अपर साइड पे जो आउटलायर्स हैं उनको अज्यूम किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि हो सकता है कि जब आप 500 के सैंपल के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें कुछ आउटलायर्स भी हो सकते हैं, वो अपर साइड पे भी हो सकते हैं और डाउन साइड भी हो सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आउटलायर के हवाले से पता होगा आउटलायर क्या वैल्यू होती है। आउटलायर आपके डाटा के अंदर वो वैल्यू होती है जो आपके सारे रिजल्ट्स को ख़राब कर देती है। मिसाल के तौर पे आपने एक एवरेज अपने एज का एवरेज लिया, एज एवरेज आ रहा है 45, लेकिन हो सकता है कि आपके डाटा सेट के अंदर किसी ने
कोई अपनी एज ही गलत बता दी, कि जी मेरी एज तो 110 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, तो ये जो 110 है ना, ये आउटलायर होता है जो आपके सारे रिजल्ट को ख़राब कर देते हैं। इस वन वैल्यू की वजह से आपकी जो एवरेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हम्म। आउटलायर अपर साइड पे भी होते हैं, लोअर साइड पे भी होते हैं, एंड यू कैन सी दिस ऑन दिस डायग्राम, यू नो दिस ब्लू लाइंस, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और अगर हम दोनों के मार्जिन्स को कैलकुलेट करें तो 2.5% आउटलायर्स ऑन द लोअर साइड। जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी 45 ईयर्स इज एन एवरेज एज, तो एक बंदा उठे और कहे जी मेरी तो 12 साल उम्र है, तो ये लोअर साइड पे भी आउटलायर आ गया। और एक कहे जी मेरी 98 ईयर्स है, तो ये अपर साइड पे भी आउटलायर आ गया। ठीक है। सो इस मार्जिन को कैलकुलेट करते हुए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेसिकली आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपकी रिसर्च के ऊपर, आपके रिजल्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये मेरे रिजल्ट्स 95% टाइम्स भी अगर आप रिपीट करें, 100 टाइम्स रिपीट करें, तो 95% टाइम्स आई एम श्योर माई कॉन्फिडेंस लेवल इज दैट मच हाई कि मेरे रिजल्ट इसी रेंज के दरमियान आएंगे। अब जो लास्ट बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इफ़ यू सी दिस डायग्राम, तो आप ये यहाँ पे देखेंगे मीन की मैंने बात की थी कि मीन हमारा अगर 4.27 है, मिसाल के तौर पर मैंने एज की बात की लेकिन यहाँ पे मीन मेंशन है। तो अब ये मीन यहाँ पर टेल के अंदर आपको टॉप पे नजर आ रहा है। मैं ज्योग्राफिकली मैं इसको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेफ्ट और राइट ये सारे मार्जिन हैं जो कि आउटलायर्स हैं। ठीक है। अब इसको एसपीएसएस के अंदर कैलकुलेट कैसे करना है, दैट्स द थिंग, लेट मी डू इट इन 1 मिनट एंड देन वी कैन लीव दिस क्लास। हाउ टू परफॉर्म दिस? गो टू एनालाइज एंड गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक ऑप्शन है एक्सप्लोर, आई थिंक यही है, एक्सप्लोर, ये, यस यही है। तो इसमें से आपने सिंपली क्या करना है, आप किसी एक वेरिएबल को उठा लें एक्सप्लोर के अंदर, मिसाल के तौर पे एज है, आप इसको यहाँ पे लें और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाके आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रही हैं। अब यहाँ पे आपके हम्म। पास चॉइस है कि आप 99% रखना चाह रही हैं, 95% रखना चाह रहे हैं। मैंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा। अब ये एस्टिमेटर्स, एम एस्टिमेटर्स, ये स्टैटिस्टिकल कोई टर्म है, इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, पढ़ी थी मैंने बीएससी एमएससी में। आउटलायर्स और परसेंटाइज ये एडिशनल चीज़ें हैं, आप चाहें तो आप इनको कैलकुलेट भी कर सकती हैं। आप इसके ऊपर टिक करते जाएं जो चीज़ें आपको चाहिए हो, प्रेस कंटिन्यू। अगर आप इनको इनके ग्राफ चाहिए तो ये ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप। हिस्टोग्राम चाहिए, हिस्टोग्राम के ऊपर क्लिक कर दीजिए, प्रेस कंटिन्यू एंड ऑप्शंस के ऊपर जाइए। ये चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए तो इनको एज इट इज़ रहने दें एंड प्रेस ओके, एंड वी विल फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल टेबल है, यू सी। सो हमारा एवरेज मीन कितना है? 42.83। लोअर साइड पे हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वैल्यू का मार्जिन है कि अगर 42.83 हमारी एक्चुअल एज है, एवरेज एज है, तो अगर हम 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के मुताबिक भी जाएं तो हम मिनिमम लेवल पे 41.65 पे आ सकते हैं, और अपर लेवल पे कंसिडरिंग दिस एज, एवरेज एज, हम 44 पे जा सकते हैं। सो बाकी ये सारी उससे रेलिवेंट चीज़ें हैं, मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्क्यूनेस, कर्टिसेस, और फिर एम एस्टिमेटर्स आ गया, ये परसेंटाइल आ गया, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई कि इस डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब ये वो सारे हिस्टोग्राम जिसके ऊपर हमने इंटेंशनली क्लिक किया था कि मुझे इसका हिस्टोग्राम भी चाहिए, और ये उसकी वो लाइन आ गई, क्यू क्यू हम्म। प्लॉट। ठीक है। एंड अगेन यू ये मैं सी कह रही थी। डिपेंडेंट नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट। अब ये सारी स्टैटिस्टिकल चीज़ें, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आ गई। अब ये आपकी एवरेज एज है, ये सेंट्रल पॉइंट 42 पॉइंट समथिंग था, और ये उसकी लोअर लिमिट आ गई, और ये उसकी अपर लिमिट आ गई। ठीक है। तो ये उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। सो दिस इज हाउ यू नो फाइंड दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इन एसपीएसएस। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस यू कैन रीड इट आउट ऑन द प्रेजेंटेशन, और अगर आप किसी बुक से देखना चाहें तो आप डेफिनेशंस देख सकती हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस हमें समझ में आ गया, इसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। मैं आपके साथ कोई असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा एंड यू विल ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। तो ठीक है। आपने सर ये जो कल हमने रिकॉर्डिंग की आपने मुझे सेंड की थी?
आपने व्हाट्सएप चेक किया अपना? वो आपके साथ शेयर हो चुकी वो है दोपहर में? मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब वाली है शायद कोई। हाँ नहीं मैंने तो अब देखा नहीं। हमने हमने अब ये थोड़ा सा ये इनिशिएटिव लिया है कि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स चल रही है ना, मेरी इसके अलावा एक्सेल पावर बीआई की ट्रेनिंग चल रही है मेरी, इसके अलावा जीआईएस की हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है। तो हम तमाम क्लासेस को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी जो मेरी वाली रिकॉर्डिंग पे है, तो ना करें प्लीज। नहीं नहीं वो प्राइवेट है, ओनली यू कैन वॉच, ओनली यू कैन वॉच। ठीक है ना, उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो कोई और नहीं देख सकता। वो यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके अलावा कोई देख नहीं सकता, आप ही देख सकते हैं, जब भी देखना चाहें देख लीजिए। ठीक सही है। हो गया फिर, ठीक है। चल ठीक है, चले थैंक यू साइनिंग सो ऑफ। मच। इंशाल्लाह फिर परसों इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन आएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, गुड नाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।